बैटरी के अंदर, ये बैटरी का काम क्या होता है? हमने दो वर्ड बोले थे, बैटरी इज सोर्स ऑफ चार्ज या सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है बैटरी? या दोनों ही है? बैटरी सोर्स ऑफ चार्ज है या सोर्स ऑफ एनर्जी है या दोनों ही है? वर्ड हम कई बार बीच में बोल भी चुके हैं कि बैटरी सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है। बैटरी के अंदर से वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करती है। बैटरी सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? सिंपल सा ये सर्किट है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। हमने बताया था क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन बैटरी के अंदर चलती हैं। दो रॉड ऐसे पड़ी हैं, ठीक है, ये बैटरी के अंदर का डायग्राम है, ध्यान से सुनिए। और ये मान लीजिए आप एक वायर से आपने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया है। ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं आप लोग, एक को एनोड बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इसके अंदर जो सोल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं? इसके अंदर जो सोल्यूशन है, हाँ, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है इसके अंदर। इसमें होता क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, एक रॉड पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरी पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये चार्जेस का सेपरेशन करता है। इधर से इलेक्ट्रॉन चलते हैं जहां पे ज्यादा है, क्यों? पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से चले एनर्जी लेकर चले गए, ये बल्ब ने इनकी एनर्जी यूज कर ली, बल्ब ग्लो हो गया। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी गंवा के वापस से आ जाते हैं किसके पास? पॉजिटिव के पास। क्यों? एक तो पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए भी, दूसरा क्या है, ताकि अब इनको वापस से एनर्जी देकर इधर भेजा जाए। कहाँ? नेगेटिव प्लेट, ताकि ये फिर से एनर्जाइज होकर फिर से ये पूरा चक्कर पूरा कर सकें। ठीक है, ये बेसिक चीज हम कई लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बगैर आप इलेक्ट्रिसिटी में कुछ नहीं जानते, समझ लीजिए। अगर आप ये प्रोसेस नहीं जानते हैं कि कैसे काम करती है बैटरी। अब हो क्या रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आए और सेल को इन्होंने, सॉरी, जो आपका यहाँ पे अप्लायंस लगा हुआ था, बल्ब लगा हुआ था, जो भी कुछ लगा हुआ था, उसको एनर्जी दी और वापस से खाली हाथ यहाँ पे फिर पहुंच गए भीख मांगने के लिए कि हमको एनर्जी दो। तो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाएंगे, इस वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे सारा ये, अब सोचो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना धीरे धीरे, जब इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं। बोलो, इधर का पोटेंशियल कम हो रहा है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन उधर जाके पॉजिटिव रॉड को भी क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ना। अरे नेगेटिव जाके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कम हो रहा है। कम तो दोनों तरफ का हो रहा है ना। यहाँ का पोटेंशियल भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ से ये जा रहे हैं। यहाँ का क्यों हो रहा है? क्योंकि जब यहाँ आके मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज कर हो जाते हैं पूरी तरह से। क्लियर? अब ये बैटरी कब तक चलेगी? जब तक दोनों साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे तभी तक तो चलेगी। एक साइड पे हाई बना रहे, एक साइड पे लो बना रहे, तब तक ये चलती रहेगी। यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहे ताकि ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से खींचे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहे ताकि वो इलेक्ट्रॉन आ पाए। भाई खींचेगा किसको अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे? इतनी बात समझ में आ रही है? बेसिक नहीं? यस यस सर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्वांटिटी में रहने जरूरी हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम बहुत आसानी से समझे तो ये है कि यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का होना बहुत जरूरी है और यहाँ पे कम पॉजिटिव चार्ज का होना बहुत जरूरी है। कम पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही होता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। क्लियर है? भाई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म में समझना है तो यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज के टर्म में समझना है तो यहाँ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कम पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हम शुरू से पॉजिटिव को मानते चले आ रहे थे, इसलिए हमने इसको हाई पोटेंशियल बोल दिया। अदरवाइज होना क्या चाहिए था आज के टाइम पे? हाई पोटेंशियल इसको बोलना चाहिए था ना, क्योंकि मूव इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो हाई पोटेंशियल इसको बोलना चाहिए था। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसको हाई पोटेंशियल होना चाहिए था, लेकिन नाम पहले से चल गया तो वो नाम चल रहा है अभी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे मूव करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज लो से हाई कैसे मूव कर सकती है। बोलो, क्लियर है ना? नहीं, yes. कोई भी चीज लो टू हाई मूव नहीं कर सकती, लेकिन बाय कन्वेंशन शुरू से चला आ रहा है, एक गलती हो गई उनसे, ठीक है, अब किसी का नाम गलत पड़ गया तो पड़ गया, अब उसको कौन बदलेगा? ठीक है, तो वो वैसे आज अगर नाम सही से पढ़ना चाहिए था तो इसको हाई पोटेंशियल बोलना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है।
पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं पे ज्यादा है तो उससे वो मैटर नहीं करता, इलेक्ट्रॉन कहीं पे ज्यादा है तो मैटर करते हैं क्योंकि वो मूव कर रहे हैं। अब हुआ क्या, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आके इसको इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब यहाँ पे काम होता है इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट ही ये दोनों पोटेंशियल्स को बरकरार रखेगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करेगा। अब सोचो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर पुश करना है, अपने आप चले जाएंगे या इसको कुछ काम करके भेजना पड़ेगा? बोलिए भाई, इलेक्ट्रॉन को उधर भेजना है, यहां से यहां भेजना है, और यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव की तरफ अगर आप इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं तो रिपल्शन होगा ना नेगेटिव नेगेटिव में। बोलिए, अरे रिपल्शन होगा नहीं होगा? जब आप इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको बाहर की तरफ फेंक रही होगी ना, आपको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना पड़ेगा या नहीं जब आप इधर भेजेंगे? जब आप बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव पुश करेंगे तो आपको विद द इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना पड़ेगा या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना पड़ेगा? बताइए सर। अगेंस्ट द। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप काम करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे होते हैं, आपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है कि उसमें आप एनर्जी स्टोर हो जाती है नहीं? जब आप किसी चीज को अगेंस्ट द ग्रेविटी उठा के ऊपर ले जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। सेम यहीं पे भी होगा, यहाँ पे आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को जब इधर पुश किया जाएगा, उन पे वर्क किया जाएगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो सारा वर्क एनर्जी की फॉर्म में उनको मिल जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, हाई एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे। अब वो हाई एनर्जी स्टेट से वापस से अपना खुद से खुद ट्रेवल करेंगे, क्योंकि ये तो सारा ट्रेवल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, बाहर से जो वायर में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, सब पहले से बता चुके हैं हम आपको। तो ये इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती रहती है। बोले ये साइकिल समझ में आई कैसे चलती है, क्या होता है? अभी भी किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉन्स पे वर्क कौन करता है? इलेक्ट्रॉन पे वर्क कौन करता है और उसे दूसरे इलेक्ट्रोलाइट करेगा। ये सोल्यूशन जो है इसके अंदर, ये जो सोल्यूशन है, इससे केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, वो केमिकल रिएक्शंस ये सारा काम करती हैं, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शंस हमने बताया भी था कौन कैसी होती हैं, क्वेश्चन आ जाएगा कैसी होती हैं, भी बताया था हमने। दो तरह की केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ी है केमिस्ट्री में, ये कौन सी होती हैं? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। क्योंकि एनर्जी दे रही है ना, ये एनर्जी निकाल रही है। इन्हीं केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकल रही है वो किसको मिल रही है? किसको मिल रही है? इलेक्ट्रॉन को मिल रही है। इलेक्ट्रॉन फिर वो मूव कर रहा है। जब तक ऐसा होता रहेगा, केमिकल रिएक्शन चलती रहेंगी, तब तक ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। बाय द टाइम दिस केमिकल रिएक्शंस एंड्स, तो बैटरी क्या हो जाती है? डेड हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? बोलिए, बाकी समझ में वो आया? ये समझ में नहीं आया? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, यहाँ पे कम है, इसलिए इसको हाई पोटेंशियल बोला जा रहा है, इसको लो पोटेंशियल बोला जा रहा है। दूसरी तरह से देखिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। दो रीजन से, एक तो ये ज्यादा है यहाँ पे, दूसरा ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है जो उनको अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो वो इधर से मूव करते हैं। अंदर अंदर भी मूवमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि इधर से इधर मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन वो मूवमेंट बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। अगर अंदर अंदर मूवमेंट नहीं होता तो जैसे आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लीजिए, जो सेल है बैटरी का, वो बैटरी का सेल आप यूज मत करिए, ठीक है। उसको डाल दीजिए कहीं बक्से वक्से में बंद कर दीजिए, 1 साल 2 साल बाद अब उसका पहले पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर लीजिए, मान लीजिए वो 9 वोल्ट था या 1.5 वोल्ट था, उसको डाल दीजिए, आप यूज मत करिए। कुछ सालों बाद आप उसको निकालेंगे तो आपको उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा या कम हो जाएगा? बताइए, क्या लगता है? कम हो जाएगा। पड़े पड़े भी बैटरी डेड हो जाती है ना, उसको यूज ना भी करिए तब भी तो डेड हो जाती है। तो कम कैसे हो गया? कम कैसे हो गया? आपने एक्सटर्नली तो कोई वायर प्रोवाइड नहीं किया, जो वो चार्जेस सब मूव करते गए और अल्टीमेटली एग्जॉस्ट हो गई बैटरी। कहाँ हुआ? इसका मतलब अंदर अंदर मूवमेंट हुआ होगा ना, अंदर अंदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ होगा। हाँ, वो मूवमेंट धीरे धीरे हुआ, लेकिन वो बैटरी भी तो डेड हुई है, कई साल मतलब कई महीने लग गए उसको डेड होने में। क्लियर है? तो मूवमेंट अंदर भी होता है, लेकिन वो बहुत स्लो होता है, मतलब इनकंसिडरेबल होता है, उसको इतना कंसिडर नहीं कर सकते आप। अगर आप वायर के कंपैरिजन में देखेंगे तो वो इतना ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, लेकिन अगर आप बैटरी को छोड़ दीजिए, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया, तो वो भी आपको दिखेगा कुछ टाइम के बाद बैटरी का पोटेंशियल कम हो जाएगा। क्लियर है सब? बोलिए। यस सर। यस सर। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। बैटरी को रिचार्ज करते हैं तो उसके लिए मार्केट्स में वो कुछ आता है रिचार्ज, पर उसमें तो वो सोल्यूशन तो आता नहीं, वो तो रिचार्ज करने के लिए वो अलग से कोई वायर होती है। हाँ, उसको आप पूरा
उसको आप लोग पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका एक चैप्टर है, अगर आपके यहाँ अभी होगा 10th में तो 10th में देखिए, और या तो आप 11th में जाएंगे तो गैल्वानिक सेल तो आपको बल्कि 12th में, तो वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हम अंदर जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर, ठीक है। तो रिचार्ज कैसे होता है, सेल काम कैसे करता है, सारी चीजें आपको केमिस्ट्री में पढ़ाई जाएंगी, फिजिक्स का पार्ट ही नहीं है वो। अभी आपके लिए जो जानना जरूरी है वो हम वहां तक बताए दे रहे हैं, ठीक है। वो सब अननेसेसरी हो जाएगा, वो कहीं पूछा भी नहीं जाना है आपसे। तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे, जब आप कोई सेल खरीद के लाते हैं मार्केट से, ध्यान से सुनिएगा, जब आप कोई मार्केट से सेल खरीद के लाए तो उस सेल पे उसकी वैल्यू दी होती है, ठीक है। सपोज करिए उस सेल पे लिखा हुआ, ये सही दिख रहा है ग्रीन, इस पे कलर भी नहीं समझ में आ रहा है। Yes, sir. सही दिखता 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, आप खरीद के लाए, ठीक है। 1.5 वोल्ट का था। अब आप खरीद के लाए और आपने क्या किया, उसको अपना वायर से कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ से जो भी आपको काम लेना था, बल्ब जलाना था, बल्ब आपने जलाया। और जैसे ही आपने उसको कनेक्ट किया, ठीक है, आप जब खरीद के लाए थे तो 1.5 वोल्ट दिखा रहा था, जैसे ही आपने कनेक्ट किया और आपने अपना वोल्ट मीटर से इसको जरा चेक किया, यहाँ पे वोल्ट मीटर आपने लगाया कनेक्ट करने के बाद कि देखें इस कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, ठीक है, जो उसने बताया था वही दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो जब आपने यहाँ चेक किया तो आपने देखा कि ये 1.3 वोल्ट दिखा रहा है। तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा तो चीटिंग हो गई, 1.5 वोल्ट का 1.3 वोल्ट का, सॉरी 5 वोल्ट के नाम से बेच रहा है 1.5 के। तो ये जो 0.2 वोल्ट है ये कहाँ गया? जब भी आप कोई भी सेल के बारे में लाएंगे खरीद के, तो उसका बगैर उसको रन किए, बगैर उसको वायर से कनेक्ट किए, ठीक है, जैसे आप खरीदते हैं वहां पे भी वो आपको चेक करके देता ना बैटरी कितने वोल्ट की है, तो वो आपको जैसे 1.5 वोल्ट है, 9 वोल्ट है, 18 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन जैसे ही उसको आप वायर से कनेक्ट करके यूज करना शुरू करेंगे, वैसे ही जब आप तब चेक करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो उससे कम दिखेगा, ठीक है। ये जो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, ध्यान से समझिए। जैसे हमने भी आपको बताया कि वायर, सॉरी ये जो बैटरी थी, बैटरी के अंदर आपने देखा कि बहुत सारा केमिकल सॉल्यूशंस है, और बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया जा रहा है, उसको एनर्जी दी जा रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आपको पता है इस सोल्यूशन में कौन कौन इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर्स होते हैं? सॉलिड वायर में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोल्यूशन में कौन होते हैं? सोल्यूशन में होते हैं आयंस। सोल्यूशन में तो दोनों लोग मूव कर रहे होते हैं, पॉजिटिव आयन भी मूव कर रहे होते हैं, जैसे NaCl है तो उसमें सोडियम भी मूव कर रहा होगा, Na+ भी कर रहा होगा और Cl- भी कर रहा होगा, है ना, तो दोनों ही कर रहे होंगे। इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स को आप इधर से इधर पुश कर रहे हैं, कब? एनर्जी देते टाइम ही तो पुश करना पड़ता है ना, जब सारे पॉजिटिव पे आ जाते हैं यहाँ पे, और फिर वहां से आप एनर्जी देने के लिए पुश करते हैं। तो इसके अंदर जब आप एनर्जी देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे हैं, अच्छा ये पुश कब होगा? जब आप वायर से कनेक्ट कर देंगे ना, जब वायर से कनेक्ट करेंगे सेल को, तभी तो ये पुश काम में लाया जाएगा, उससे पहले जरूरत नहीं है, उससे पहले कोई सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ना, करंट तो फ्लो नहीं हो रही है। अभी सेल आपका, मान लीजिए सेल है, अब इस पे हमने वायर नहीं लगाया है, तो क्या ये हो रहा होगा? जो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन ये सब चल रही है, ये सब की जरूरत नहीं है ना। इस सब की जरूरत कब होती है? जब आप इसको एक वायर से कनेक्ट करें, उसमें कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएं, यानी कोई बल्ब, रॉड, पंखा कुछ भी लगा के उसमें यूज करें, तब ये सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। होता यह है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है, देखो वायर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बहुत सारे ये बीच में रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, तो जैसे वायर में इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है और बहुत सारी रेजिस्टेंसेस को पार करता हुआ आगे जाता है, यानी बीच में रुकावटें होती हैं, हमने बताया था आपको रुकावट होती है उसके अंदर, ठीक वैसी ही रेजिस्टेंस आपकी बैटरी के अंदर भी मिलती है इलेक्ट्रॉन को। कब? जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भेजे जा रहे होते हैं या मूव कराया जा रहा होता है उनको। तो ये जो सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, ये भी वहां पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर होगी तो क्या होगा? वही है, अगर रेजिस्टेंस होगी तो करंट कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस होगी तो करंट कम होगी, करंट कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? वोल्टेज भी कम होगा। तो यहाँ पे जो आपको ये कम दिख रहा है जब आपने वायर से कनेक्ट किया, तो उसका रीजन ये है कि जब मान लीजिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करना शुरू हुए, यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करते हुए आ रहे हैं। अब उसके बाद फिर जब यहाँ पर पहुंचे और ये सब न्यूट्रलाइज हो गया, अब उसके ऊपर जब केमिकल रिएक्शंस इनके ऊपर काम करेंगी और इनको इधर पुश करके भेजेंगी, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, तो बीच में जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो क्या करेगा? वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा कुछ ना कुछ। उसी रेजिस्टेंस की वजह से आपका जो बैटरी का पोटेंशियल है वो गिर जाता है। गिर जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? फॉल।
ड्रॉप, ठीक है। और पोटेंशियल गिर रहा है इसलिए इसको बोला जाता है पोटेंशियल ड्रॉप। यानी ऐसा जब अंदर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल कुछ ड्रॉप कर जाएगा। इस केस में कितना ड्रॉप हुआ? 0.2 वोल्ट का। यानी जो आप खरीद के लाए थे, यानी 1.5 वोल्ट जो आपको दिखा रहा था, ये इसको बोला जाता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ड्राइविंग फोर्स था, नेसेसरी ड्राइविंग फोर्स है जो मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए, वही पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, उसको बोला जाता है ईएमएफ। यानी रॉ फॉर्म में बैटरी में जो पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया जा रहा होता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। पोटेंशियल ड्रॉप के बाद जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया जा रहा होता है इसको बोला जाता है वोल्टेज या पीडी। पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए या वोल्टेज बोलिए। सर तो इलेक्ट्रोलाइट ही रेजिस्टेंस थोड़ी प्रोवाइड करता है? नहीं प्रोवाइड कराएगा, थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो हर जगह होती है ना, वही थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस ये भी प्रोवाइड कर रहा है मूव कराने में। भाई कोई आइडियल सोल्यूशन थोड़ी ना है, फ्रिक्शन फ्री नहीं होगा, ये हर चीज होगी इसके अंदर। यहाँ पे भी आयंस मूव कर रहे हैं, है ना, उससे टकराएगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके अंदर भी तो आयंस हैं, नहीं है? पॉजिटिव आयंस भी हैं, नेगेटिव आयंस भी हैं, तो उन दोनों से टकराएगा नहीं? टकराएगा अगर तो रेजिस्टेंस तो होगी ही। बोलो ये समझ में आई बात? बोलिए। यस सर। ये कहानी जो सुनाई ये समझ में आई पूरी? यस सर। जब हम खरीद के लाते हैं बैटरी तो उसमें जो वोल्टेज दिखाया जा रहा होता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। फिर जब आप उसको वर्किंग कंडीशन में लगा देते हैं तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया जा रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या तो वोल्टेज बोलते हैं। बोलो इतना समझ में आ रहा है या नहीं? पहले ये बताइए सब लोग। यस सर। चलो देखते हैं। ये वायर है एक, ठीक है, ये 2 वायर ले लिए हमने, पूरा बना के दिखाते हैं आपको। ये बैटरी ले ली हमने, ठीक है, और ये ले लिया बल्ब। एक स्विच भी ले लेते हैं। ये हो गया सर्किट कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पे अगर स्विच ओपन है, अगर स्विच ये दिख रहा है क्लियर? यस यस सर। अगर स्विच ओपन है, ध्यान से सुनना, अगर स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो ये सर्किट भी ओपन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्किट भी ओपन सर्किट कहलाएगा। स्विच को अगर आप क्लोज कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ कर दिया, अब देखिए करंट फ्लो होने लगी, दिख रही है? तो स्विच क्लोज कर दिया आपने, ठीक है, यानी स्विच ऑन पोजीशन में आ गया। क्लोज का मतलब यहाँ पे ऑन है, तो सर्किट भी क्लोज सर्किट है, यानी पूरा बंद हो गया, कहीं से कोई बीच में दरार नहीं है, ठीक है। स्विच को अगर आपने यहां से हटा दिया, सॉरी, स्विच को अगर आपने यहां से ओपन कर दिया तो सर्किट ओपन हो गया, यानी करंट फ्लो नहीं होगी। तो ओपन क्लोज सर्किट का मतलब समझिए, ओपन सर्किट यानी जहां बीच में कोई ना कोई वायर टूटा है या तो आपने स्विच को प्रॉपर कनेक्ट नहीं किया है, उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट यानी पूरा कॉन्टिन्यूअस है, कहीं बीच में कहीं से भी टूटा नहीं, कटा पिटा नहीं है, ठीक है। अब जब आपने सर्किट को क्लोज किया तो उसके अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, यानी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। यहाँ तो फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाया गया ना आपको। अब आपको अगर पता करना है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है तो आप यहाँ से एमीटर लेते हैं हम, ठीक है। अब आप कहीं पे भी रखिए एमीटर को, वायर में आपको करंट बताया, कितनी करंट है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 0.9 एम्पियर दिखा रहा है। ये कहीं पे भी आप रखिए, कहीं पे भी करंट आपको इतनी ही दिखाएगा वायर में। अभी हमने वो सीरीज पैरेलल सर्किट नहीं पढ़ी है तो उसके लिए परेशान मत हो, जब हम पढ़ाएंगे कल आएगा वो, कल सब पढ़ा देंगे उसके बारे में, तो वो भी क्लियर हो जाएगा करंट कहाँ कम होती कहाँ ज्यादा। बाकी जो एमीटर होता है यानी जो करंट को मेजर करता है उसको आप कहाँ ऐड करते हैं? सीरीज में। जैसे ये देखिए, ये एमीटर नहीं, ये वाला जैसे ये है, तो इसको आपको कनेक्ट करना है। अगर मान लीजिए तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसको परमानेंटली लगा दीजिए। देखिए दिखा रहा है 0.9, तो लगातार दिखाता रहेगा। अगर आपको वोल्टेज पता करना है कि जो हमने ये यूज किया है, आपका सेल जो यूज किया उसमें कितना वोल्टेज है, देखिए कितना वोल्ट है, तो वो दोनों टर्मिनल के अक्रॉस लगाइए। 9 वोल्ट दिखा रहा है ना,
हाँ अच्छा 9 वोल्ट दिखा रहा है, आप स्विच को डिस्कनेक्ट भी कर दीजिए तब भी वो 9 वोल्ट ही दिखाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस अभी हमने ली नहीं है। देखिए अब हम बैटरी की कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेते हैं, जो भी हम बता रहे थे आपसे कि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी में होती है। देखिए हमने 3 ओम की इंटरनल रेजिस्टेंस ले ली है, बैटरी में अभी भी 9 वोल्ट दिखा रहा है नहीं? इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद भी चेंज नहीं हुआ। रीजन बताएगा कोई क्यों? जबकि हमने कहा था पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है। यहाँ पे तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दी सिमुलेटर में, उसके बाद भी बैटरी अभी भी 9 वोल्ट दिखा रही है जैसे पहले थी। क्यों यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस काम नहीं कर रही है, कोई बताएगा? हम बता चुके हैं अभी आपको पिछली स्लाइड में। बोलिए क्यों नहीं काम कर रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी। सर अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल, अभी ये वर्किंग में है ही नहीं। अभी तो ये उस कंडीशन में जैसे आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, जो मार्केट से खरीद के लाते हैं उस टाइम पे इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई रोल रहता है क्या? बताइए। नहीं रहता ना। उस टाइम पे क्या रोल है? उस टाइम पे तो आपको एज इट इज दिखता है। जब आप ला के उसको वर्किंग कंडीशन में लगाते हैं, उसमें से करंट फ्लो करने लगती है, तो वो केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं अंदर, तब इंटरनल रेजिस्टेंस आती है ना। बोलिए। यस तो सर। अब जैसे ही, इसका मतलब हम स्विच अगर जैसे ही क्लोज करेंगे, सर्किट क्लोज होगा, तो ये 9 वोल्ट से कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? सब कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। It will decrease किसकी वजह से कम हो जाएगा? रेजिस्टेंस सब पोटेंशियल ड्रॉप। resistance. ड्रॉप की वजह से। बिल्कुल सही, पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से। तो हम स्विच बंद कर देते हैं। देखिए कितना हो गया, 6.92 6.92. तो पोटेंशियल ड्रॉप बेटा कितना है यहाँ पे? पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? अरे 2.18 2.1 2.0 है। 0 है सर। यस सर। तो ये समझ में आया पोटेंशियल ड्रॉप का कॉन्सेप्ट? नहीं समझ में आया? सर समझ आ गया। Yes sir. समझ गए? क्लियर? तो ये है पोटेंशियल ड्रॉप का कॉन्सेप्ट। अब देखिए हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, यहां से देखते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, और जितना बढ़ाएंगे उतना पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ रहा है ना। बोलो, देखो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जा रहा है। Yes. अभी देखिए 6.43 है फाइनल वोल्टेज। अब देखो और हम बढ़ा देते हैं रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम, ये देखिए 6 वोल्ट हो गया है ना। और बढ़ा दीजिए आप इंटरनल रेजिस्टेंस। जितना इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे आपको जो फाइनल वोल्टेज मिल रहा है वो उतना कम होता चला जाएगा ना। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा, है ना। बोलिए, क्लियर हुआ सबको? अच्छा, यहाँ पे हमने वायर की रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लिया है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं, हालांकि वायर में रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, ऐसा कोई वायर नहीं है, कोई आइडियल वायर बनेगा तो बनेगा जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, लेकिन हम अपने कैलकुलेशन की कन्वीनियंस के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। देखो यहाँ पे वायर की रेजिस्टिविटी को आप यहाँ से बढ़ाएंगे तो और आपका पोटेंशियल ड्रॉप का होता चला जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आई सबको? क्लियर हो गया सबको? यस सर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ईएमएफ। ये तो ईएमएफ का अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बनेगा आपका ईएमएफ इज इक्वल टू वोल्टेज, ये टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं। टर्मिनल समझते हो ना, एंड्स का, एंड्स के बीच का वोल्टेज। टर्मिनल मतलब एंड होता है ना। अरे ये बैटरी थी, ये इलेक्ट्रोड्स थे दोनों, तो ये दो टर्मिनल है ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल। तो इनके बीच का तो पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है ना, इनके बीच का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो भी बोलिए, तो इसलिए उसको टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं। खाली वोल्टेज भी बोल सकते हैं आप, टर्मिनल वोल्टेज। तो ईएमएफ इज इक्वल टू हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज प्लस क्या होगा, प्लस पोटेंशियल ड्रॉप, पीडी लिख देते हैं। बोलो, ये समझ में आया? यही फॉर्मूला होगा? Yes sir. यस सर। सर एक बार इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक बार बता दीजिए फिर से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो आपका वोल्टेज होता है जो जब आप वो लेकर आते हैं, सेल खरीद कर लाते हैं, तब आपका जो वैल्यू दिखा रहा होता है उसमें 9 वोल्ट या 18 वोल्ट, जब आप खरीद के लाते हैं, जब उसको यूज में नहीं किया, अभी लाए हैं अभी आप, तब। ठीक है, ओके सर। हाँ, उसके बाद जब आप यूज में ले आए उसको, तो क्या हो गया वो,
अच्छा, ईएमएफ को आप ई लिखिए, टर्मिनल वोल्टेज को हम वी से लिखते हैं, ठीक है, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप को पोटेंशियल ड्रॉप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको हम, इन तीनों को, जैसे मान लीजिए ई को तो हम ई लिखते हैं, जो वोल्टेज है, वोल्टेज को हम आई इंटू कैपिटल आर लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। आई ये ओम्स लॉ, आर क्या है यहाँ पे, आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। जो भी आप अप्लायंसेस यूज कर रहे होंगे। अच्छा, इसको भी अगर हमें लिखना है तो करंट तो इसमें भी आई ही रहेगी क्या, करंट तो नहीं चेंज होगी, बैटरी के अंदर भी सेम करंट रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ अलग होगा ना, यहाँ तो बैटरी के अंदर वाले रेजिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ तो पूरा, ये तो बाहर वाला रेजिस्टेंस है ना, ये अंदर वाला रेजिस्टेंस है, तो अंदर वाले रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है यहाँ पे, ध्यान रखना है, क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपका ये फॉर्मूला बनता है ईएमएफ का। फाइनली इसको इस तरह भी लिखा जाता है कि E इज इक्वल टू वी को आई आर नहीं रखना है तो V प्लस आई आर। अब यहां से बहुत कुछ बना सकते हैं आप फॉर्मूला, ठीक है, जहां से अगर हम कहें आपसे कि I का फॉर्मूला बताइए या I निकाल के बताइए, तो I यहां से ये भी निकल के आ रहा है, क्या I आ जाएगा E अपॉन R प्लस R, बोलो आ रहा है यहाँ से I E अपॉन R प्लस R। ये फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन है, खाली बेसिक कॉन्सेप्ट वही था जो हमने आपको बताया। ये किसी भी तरह से इस फॉर्मूले को आप मॉडिफाई कर सकते हैं जैसा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसका न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, वरना फॉर्मूला रटाना होता तो ये सब बताने की जरूरत ही नहीं थी। बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ये तीनों एक ही चीज के तीन नाम हैं, क्या सही कह रहे हैं हम? टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीनों एक ही चीज के नाम हैं। हाँ, बिल्कुल। पोटेंशियल ड्रॉप अलग है और ईएमएफ अलग है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होगा? यस सर। हाँ, क्वेश्चन कर लेते हैं तब मजा आएगा ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं, निकाल लीजिए कॉपी पेन, करवाते हैं क्वेश्चन। देखिए, अ सेल सप्लाइज अ करंट दे रखी है 2 एम्पियर। अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 5 ओम रेजिस्टेंस। आर दे रखा है 5 ओम एंड सप्लाइज अ करंट ऑफ 1.2। एक दूसरा सिनेरियो दिया है, वहां पे करंट की वैल्यू दी है 1.2 एम्पियर और वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 9 ओम। क्या कह रहे हैं? फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आपको ईएमएफ निकालना है और स्मॉल आर निकालना है। चलो भाई बताओ, ईएमएफ भी तो बताइए सर। 12 वोल्ट। 12 ओम। ये जो रेजिस्टेंस इसमें दिया, हम अभी फॉर्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, क्या थे? I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये देखा हमने पीछे फॉर्मूला, बोलिए। यस इससे दो इससे कैसे निकालेंगे हम भाई? दो इक्वेशन बनेंगी, सिंपल है। 2 एम्पियर हो जाएगा इक्वल टू ई अपॉन आर दिया हुआ है 5 प्लस स्मॉल आर, यहां से कितना हो जाएगा ये 10। सर ईएमएफ इज इक्वल टू 23 वोल्ट। 10 प्लस कितना हो जाएगा ये 2R इक्वल टू ई। ये बनेगी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इधर बना लीजिए सेम चीज करके। ई कितना है यहाँ पे? ई नहीं पता है। आई है 1.2 प्लस नहीं सॉरी, आई यहाँ रखा जाएगा, तो यहाँ पे आई रख लेते हैं, तो लिख लेते हैं फॉर्मूला पूरा, आर प्लस आर। तो ये हो जाएगा आपका 1.2 इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर कितना है 9 प्लस ये नहीं पता हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे कितना बनेगा ये 10.8 और प्लस 1.2 आर इज इक्वल टू ई। देखिए ई इक्वेट कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को, कितना आ जाएगा यहाँ से? दोनों इक्वेशन ये राइट साइड बराबर है दोनों में,
तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड इक्वल करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 10 प्लस 2r इक्वल टू 10.8 प्लस 1.2r। तो 1.2r को इधर ले आइए तो बचेगा 0.8r इक्वल टू कितना बचेगा उधर 0.8 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 ओम आंसर आ गया आपका। ठीक है। अच्छा इस 1 ओम की वैल्यू कहाँ रखेंगे आप, किसी में भी रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ रख देंगे तो क्या आएगा 10 प्लस 2 इक्वल टू ई, तो यहाँ से आ गया 12। बोलो समझ में आया सबको, क्लियर है? दो अलग अलग सिनेरियोज दे रखे थे आपको। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, अ बैटरी ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट सेंड्स करंट 400 मिली एम्पियर टू एन अप्लायंस। ठीक है, एक बैटरी है 12 वोल्ट की, वो करंट भेजती है कितना, आई की वैल्यू दे रखी है आपको कितना 400 मिली एम्पियर, 400 मिली एम्पियर। आगे कह रहे हैं आफ्टर लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस यूज द करंट ड्रॉप्स टू 320 मिली एम्पियर। ठीक है, करंट जो है वो ड्रॉप होके कितनी हो जाती है यूज करने के बाद 320 मिली एम्पियर। उसके बाद कह रहे हैं एंड द अप्लायंसेस डज नॉट ऑपरेट। ठीक है, वो ऑपरेट नहीं करता है। निकालना क्या है, पहला है आपको रेजिस्टेंस निकालनी है अप्लायंस की यानी आर। सेकंड आपको निकालना है टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है टीवी। तीसरा है द वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है आपको, वही पोटेंशियल ड्रॉप जिसको हमने बोला था। और क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। चलिए भाई बताइए। is equal to IR। हाँ, तो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, आर होता है वी अपॉन आई, तो 12 डिवाइडेड बाई 400 मिली एम्पियर। एम्पियर में चेंज करेंगे कितना आएगा, मिली एम्पियर एम्पियर के क्या रिलेशन होता है 400 × 10⁻³ हाँ, तो ये 4 3 12 हो गया, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा 30 ओम। Yes sir. यस सर। हाँ, अच्छा टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना है आपको। टर्मिनल वोल्टेज तो वोल्टेज ड्रॉप, करंट ड्रॉप कर गई है तभी लेंगे ना हम, एक्चुअल में जो आपको मिल रही है। तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए करंट कौन सी लेंगे आप, रेजिस्टेंस तो यही लेंगे 30 ओम वाला, बताइए। सो डिक्रीज्ड करंट। हाँ, तो टर्मिनल वोल्टेज बैटरी का कितना आ जाएगा, वो तो डिक्रीज होगा। तो आप उसमें आई फॉर्मूला लगा दिए टर्मिनल वोल्टेज का, आई इंटू क्या हो जाएगा आर, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस होती है एक्सटर्नल की, आई कितना है, आई कितना लेंगे बस यहीं पे यही समझने वाला है, वो तो 30 ओम हो गया। आई आपको ये लेनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 320 इंटू 10⁻⁻3। बताइए कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। 9.6 9.6. ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप अब तो बहुत आसान हो गया, माइनस कर दीजिए 12 वोल्ट माइनस 9.6 है ना, कितना आएगा 2.4 ना, हाँ शायद। टू 2.4 हो गया। और क्या निकालना है हमें, हाँ रेजिस्टेंस निकालनी है। अब ये वाली जो रेजिस्टेंस होती है ये कैसे निकालेंगे आप, ये भी निकालना आसान है, वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाई यहाँ क्या लिखेंगे करंट। तो ये करंट यहाँ पे कौन सी आएगी, करंट कौन सी लेंगे, ड्रॉप वाली लेंगे ना जो ड्रॉप हुई है। Yes sir. वोल्टेज ड्रॉप कितना आया 2.4 डिवाइडेड बाई करंट कितनी हो जाएगी आपकी 0.32। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आएगा 8 4 8 3 30, कितना आएगा 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है शायद 7.25, कितना है देखिए 7.5 ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, आप खुद कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए था इसलिए कराया गया है। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर।
एक क्वेश्चन और कर लें क्या? यस। चलिए आप लोग खुद करके बताइए। करंट निकाल लीजिए भाई, वो फॉर्मूला लगाइए, आपको फॉर्मूला तो पता है। करंट निकाल के डायरेक्ट लगाइए, क्या होता है V माइनस आई आर, ये होता है। ये वाला V आपको पता है? हाँ पता है। EMF भी आपको पता है, आई नहीं पता है ना यहाँ पे। आर तो निकालना ही है, आई नहीं पता है तो आई कैसे निकालेंगे? आई निकाल सकते हैं ना, हमें आर और V दोनों दिए हुए हैं, तो आई निकाल के रखो वहां पे। कैसे निकलेगा आई? कोई आंसर नहीं आ रहा है, करवाएं क्या? तो आया सर। हाँ कितना बताइए? सर आई की वाली हाँ आई कितना है? आई तो मैंने आई कैसे निकालेंगे आप? So 0.3 ampere. 2.3 एम्पियर। So 0.3. So 0.3 ampere. So 0.3. आर की वैल्यू कितनी है ये? आर की वैल्यू बाकी लोग बताएं, एक बच्चे ने बताई आर की वैल्यू सिर्फ। So 6 ohm. 6 ओम सही है, जिसकी भी 6 ओम आ रही है वो सही है। कराएं क्वेश्चन या छोड़ दें? करवा दीजिए। करवा दीजिए। यस सर। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, सब जानते हैं ये वाला, बोलो। ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, नहीं जानते? यस। अच्छा यहाँ से हमारे सामने क्या इक्वेशन बन रही है? यहाँ से हमारे सामने इक्वेशन बन रही है आई इज इक्वल टू 9 अपॉन क्या मिल रहा है? EMF 9 वोल्ट है, क्या मिलेगा यहाँ से हमें? 9 अपॉन कैपिटल आर, 24 प्लस आर। हाँ 24 प्लस आर, ये मिलेगा। आप ये वाला आई उठा के यहाँ रखिए, रखिए, सॉल्व करिए। ये कितना है इधर से? 24 नहीं, E कितना है? सर 9। V कितना था? ड्रॉप होने के बाद कितना है? मिटा दिया। 7.2। 7.2 है ना? Yes sir. माइनस आई कितना है? आई अभी हमने रखा 9 अपॉन 24 प्लस आर, और ऊपर क्या है? आर है। सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा आपका। सिंगल आर में आपको इक्वेशन मिल गई, सॉल्व कर लीजिए, ये इधर आ जाएगा। सिक्स ओम आ जाएगा यहाँ से सॉल्व होके। बाकी कैलकुलेशन है, मैथ्स का पार्ट बचा, फिजिक्स नहीं है उसमें कुछ भी। वैसे लेकिन आई की वैल्यू 0.375 है। ये प्लस होगा ना, ये माइनस नहीं होगा। Yes sir. फॉर्मूला में। ठीक है, तो ये था आपका टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक चीज बची है, वो भी हम करा देते हैं। किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है, मतलब जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, मेनली तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ही थी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? देखिए यहाँ ध्यान से, ये आपका बैटरी का अंदर का फिर से बना रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रोड्स हो गए दोनों, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा इसके अंदर। बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या अगर हम एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स बढ़ा दें तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सोच के बताओ। इन इलेक्ट्रोड्स का एरिया बढ़ा दें अगर हम, जो इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर पड़ी हुई हैं,
अगर हम इनका एरिया बढ़ा रेजिस्टेंस दें क्या होगा? चलो इधर देखते हैं, खत्म हो गया। Decrease. क्या होगा अगर हम इसका एरिया बढ़ा दें तो इंटरनल रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? तो कम हो जाएगा। हाँ, कम हो जाएगी। रीजन, अगर हम इन इलेक्ट्रोड्स का एरिया बढ़ा दें, एरिया अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ने वाला है? देखो अगर एरिया बढ़ा दोगे तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो कम हो जाएगी ना। Yes, sir. अच्छा, डिस्टेंस कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स को कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ कूद के जाने में। कम डिस्टेंस कवर करेंगे तो बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनसे कम टकराएंगे, है ना। कम टकराएंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस तो इसलिए क्रिएट हो रही है ना, ज्यादा मूव करना पड़ रहा है इलेक्ट्रोलाइट में, तो इलेक्ट्रोलाइट में जितना ज्यादा देर मूव करेंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। वही वाला कॉन्सेप्ट कि अगर आप लेंथ बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, याद है? रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हमने वायर में देखा था। तो अगर एरिया बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इतना क्लियर है सबको? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फिर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर हम इन इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा रेजिस्टेंस के ऊपर? अगर हम इन इलेक्ट्रोड्स के बीच की बढ़ डिस्टेंस, जाएगी। Resistance So भी बढ़ जाएगी। increase. रेजिस्टेंस Increase. अच्छा और क्या तरीका हो सकता है रेजिस्टेंस के ऊपर जो चीजें असर हो सकती हैं, डाल सकती हैं, बताइए। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का Sir, कॉन्सेंट्रेशन electrolyte. बढ़ा दें, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो क्या होगा? Resistance भी increase So हो जाएगी। increase होगी. Increase कर जाएगा। अगर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रीजन तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में ज्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे। क्या होगा? हाँ, इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज इसका मतलब है आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं ना, बोलो। आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होने वाला है? फिर वही चीज कि ज्यादा टकराएंगे वो और ज्यादा कोलिजन होंगे, तो आपका रेजिस्टेंस फिर बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर ये पूछे कि कॉन्सेंट्रेशन कम कर दें यानी डाइल्यूट कर दें अगर इसको, तो अगर इसको डाइल्यूट कर दें तो डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस will decrease। नहीं, अगर आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो एक एक्सटेंट तक तो ठीक है, डाइल्यूशन आप कम कर देंगे अगर, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फिर पर यूनिट वॉल्यूम में देखो, अगर आयंस बढ़ रहे हैं तो आयंस बढ़ने की वजह से तो कंडक्शन आसान होना चाहिए ना, रेजिस्टेंस तो कम होनी चाहिए। थोड़ा लॉजिक लगाओ, अगर आयंस बढ़ रहे हैं, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, हमने क्या पढ़ा था, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती है ना, याद करिए। कंडक्टर में भी, सुपर कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना, यानी चार्ज कैरियर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आपकी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने बोला इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बढ़ा देते हैं तो चार्ज कैरियर बढ़ रहे हैं ना, बोलो। तो चार्ज कैरियर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस कैसे बढ़ सकती है? ये किसी ने सवाल नहीं पूछा, बोलिए। चार्ज कैरियर बढ़ रहे हैं तो कंडक्शन बढ़ना चाहिए, तो कंडक्शन बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है, कैसे पॉसिबल है? तो ये इसलिए पॉसिबल है कि भाई एक एक्सटेंट के बाद अगर आप इसका इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने लगते हैं तो फिर वो डिस्टर्बेंस भी तो क्रिएट करेगा, काफी सारे हो जाएंगे अमाउंट में, और फिर वो डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करेंगे उसके अंदर। यही चीज केस उसके साथ है कि अगर आप डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करने का मतलब है डाइल्यूट करने पर भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं तो आयंस बढ़ते हैं, आयनाइजेशन पावर बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद आकर वो रुक जाती है। उसके बाद अगर आप पानी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे तो आयंस नहीं बढ़ेंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम होते चले जाते हैं, और आयंस जब भी कम होंगे आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, फिर कंडक्शन कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इन दोनों केसेस में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर या इसका कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट करके बढ़ाने पर, दोनों तरह से बढ़ाया जाता है ना, डायरेक्ट आप बढ़ा दीजिए या आप उस पर पानी मिलाइए तो आयनाइजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो दोनों ही तरह से एक टाइम के बाद ये कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन जहां कम हुआ नहीं तो फिर रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है डाइल्यूट करने पर भी और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर भी। आखिरी फैक्टर है, ये है टेम्परेचर। ये तो बहुत आसान है, सब बताएंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये बहुत लॉजिकल है, सही से सोचिएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जल्दी बताइए, क्लास एंड करनी है। देखो, वायर में टेम्परेचर बढ़ाना अलग चीज है, इलेक्ट्रोलाइट में टेम्परेचर बढ़ाना एक अलग चीज है। रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी ना पार्टिकल्स को मूव करने के लिए, ठीक है। तो अगर यही काम आपने कंडक्टर में किया होता तो टेम्परेचर बढ़ाने से वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, हम इसको डिटेल में देख चुके हैं वहां पे, ठीक है।
और क्यों? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, लेकिन वो पहले से ही इतने ज्यादा हैं, तो वहां पे डोमिनेटिंग फिगर कौन सा होता है? टाउ वाला जो बताया था हमने, याद है कि दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो और कम होता चला जाता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में बिल्कुल सिनेरियो अलग है, ये लिक्विड है, तो इसके अंदर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं और काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, तो और जल्दी क्रॉस कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा उधर, और जल्दी पहुंचेगा तो आप कम रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी उसको, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये 4-5 चीजें हैं, 4 चीजें हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।